Dear students, I am Azbin Siddiqui and I welcome to you all my online lecture series Geography classes for Standard 12th. We are reading chapter 8. In the last class, we were studying about history of international trade, and today we will read basis of international trade या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार. This is the third video of this chapter. So our today's topic is basis of international trade. International trade depends upon several factors. Some important factors are discussed and under. Number 1, difference in natural resources. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कई बातों पर निर्भर करता है, जिसमें एक प्रमुख बात तो निम्नलिखित है जिस पर हम चर्चा करेंगे. हमारा पहला पॉइंट है प्राकृतिक संसाधनों में विषमता. The fundamental base of international trade is the difference in natural resources of different countries. There are variations in the relief, structure, geology, climate and soil from one country to other. This variation lead to variations in natural resources. Some countries produce certain things more than their requirement and export them, while some other countries may be lacking them and important those commodities. अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूलभूत आधार जो है वो प्राकृतिक संसाधनों में विषमता है, यानी कि नेचुरल तौर पे जो हमको संसाधन मिलते हैं उनमें अलग अलग जो वेराइटीज़ है वो है. हर देश की जलवायु या वहाँ का जो धरातल होता है, वहाँ की प्राकृतिक स्थिति होती है, वहाँ की मिट्टी होती है, वहाँ का खनिज होता है, सब अलग अलग होते हैं. मतलब हर कंट्री जो दुनिया की सब जगह एक ही जैसी चीज़ें नहीं पाई जा सकती है, तो हर जगह अलग अलग खनिज, हर अलग अलग सॉइल, मिट्टी के प्रकार, अलग अलग वहाँ का क्लाइमेट पाया जाता है, जिससे विभिन्न देशों में उत्पाद भी जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं. जैसे ठंडी जगहों में ठंडी चीज़ें वहाँ की जो स्पेशलिटी होती है वो होती है, गर्म जगहों पे अलग चीज़ें होती है. कहीं पर पहाड़ और पठार क्षेत्र है तो वहाँ पर मिनरल्स अवेलेबल होते हैं, कहीं पर मैदानी क्षेत्र है तो वहाँ एग्रीकल्चर होते हैं. तो ऐसे अलग अलग जगह और अलग अलग क्लाइमेट की वजह कर, अलग अलग धरातल की वजह कर अलग अलग टाइप के मिनरल्स या सामान या उत्पाद भी हमें अवेलेबल होते हैं. और इसी तरह फिर जिस देश में जो चीज़ की ज़्यादा अधिक होती है वो उस चीज़ का निर्यात करते हैं अपने देश में, और जो चीज़ कम पाई जाती है उसका वो आयात करते हैं. मतलब इस तरह से बिजनेस एक तरह से स्टार्ट होता है, यानी कि जो जैसे जिसके पास जो चीज़ ज़्यादा है वो दूसरों को देगा और अपने पास जो चीज़ नहीं है वो दूसरों से लेगा. तो ये होता है हमारा टाइप ऑफ ट्रेड जो प्रकृति के लिए बेस्ड है या नेचुरल तौर पे डिपेंड करती है. इसमें पहला पॉइंट हमारा जोलॉजिकल स्ट्रक्चर. Geological structure is the most important factor. It is determined the relief, mineral resources, crops, animals, etc. Agriculture flourishes well in the plain areas, whereas mountain areas attract a large number of tourism or tourists. भूवैज्ञानिक संरचना जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सबसे इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण आधार है, क्योंकि वो धरातल, खनिज, फसल, पशुओं आदि को प्रभावित करती है. मैदानी भाग में कृषि के लिए अनुकूल होती है, जबकि पहाड़ी भागों में बड़ी संख्या में क्या होता है कि वहाँ पर पर्यटन के लिए और पर्यटक को आकर्षित करने का काम करते हैं. सेकेंड पॉइंट इज मिनरल रिसोर्सेज. वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज इज दैट दीज रिसोर्सेज आर वेरी unevenly distributed over the globe. Mineral resources provide a solid base to industries. खनिजों में सबसे महत्वपूर्ण लक्षण यह है कि इनका विश्व स्तर पर वितरण बड़ा ही असमान है. खनिजों से उद्योग एवं व्यापार का ठोस आधार मिलता है, यानी कि खनिज जो है वो बहुत अलग अलग कंट्री में अलग अलग टाइप के मिलते हैं, जिसकी वजह कर इसकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा हो जाती है. जाहिर सी बात है कि हर जगह एक सी चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो अब जहाँ जिस चीज़ की कमी है वहाँ पर तो उस चीज़ का मतलब डिमांड बढ़ेगा. तो इस तरह से पूरे दुनिया में खनिज का जो असमान वितरण के कारण उसका डिमांड भी बहुत ज़्यादा है. थर्ड पॉइंट इज द क्लाइमेट, यानी कि जलवायु. क्लाइमेट इन्फ्लुएंसेस द प्लांट्स एंड वेजिटेशन लाइफ ऑफ एन एरिया and has a deep impact on the normal life of people.
Variation in the climatic condition lead to diversity of commodities produces in different areas. For example, rice, rubber, bananas, etc. can grow in hot climate of the tropical lands, whereas wheat and wool are produced in cool areas of the temperate region. जलवायु का वनस्पति तथा पौधों के जीवन पे या जीवों के प्रभावित करती है, जबकि तथा मानव जीवन पर भी उसका बहुत ज़्यादा गहरा असर डालती है। जलवायु में विविधता या डिफरेंसेस के कारण उत्पादों में भी विविधता आती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे चावल, रबड़, केला जो है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु में पाया जाता है, जबकि गेहूं तथा ऊन जैसी चीज़ें हैं वो शीतोष्ण या ठंड इलाकों में उपजते हैं। तो इस तरह से क्लाइमेट का भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है कि वहाँ पर कौन सी चीज़ें ग्रो होगी और वहाँ से कौन सी चीज़ों का बिजनेस होगा। ये 3-4 पॉइंट जो थे वो प्राकृतिक थे। अब दूसरा हमारा हो जाएगा जनसंख्या का जो फैक्टर है, जनसंख्या कारक या पॉपुलेशन फैक्टर। पॉपुलेशन फैक्टर में हमारा पहला पॉइंट है कल्चरल फैक्टर, जिसे हम कहते हैं सांस्कृतिक कारक। इन सर्टन एरियाज ऑफ द वर्ल्ड distinctive forms of culture are developed which lead to special type of art and craft. These have great value in the international market and are retailed and are traded all over the world. For example, fine porcelains and brocades from China, carpets from Iran, leather work from North America, and batik cloth from Indonesia are costly handicrafts and find ready acceptances in international market. यानी सांस्कृतिक जनसंख्या की वजह का जो कारक है उसमें पहला कारक है हमारा सांस्कृतिक कारक। इसमें क्या है कि विश्व के कुछ खास क्षेत्रों में खास तरह की जो हस्तकला या हस्तशिल्प कला जो है वो विकसित है, जिसकी वजह कर उनका मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा मांग होता है और उनका विश्व स्तर पे व्यापार किया जाता है। जैसे एग्जाम के तौर पर चीन में जो उत्तम कोटि के पोर्सलिन या चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं तथा ब्रोकेड होते हैं, जिसे किमखाब जरीदार या बूटेदार कपड़ा जो होता है जिसे ब्रोकेड कहते हैं। उसके अलावा ईरान में जो वहाँ की कारपेट्स है, कालीन है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। वहीं उत्तरी अमेरिका में चमड़े का काम और इंडोनेशिया में बाटिक छीट वाला जो वस्त्र होता है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो उनका इंटरनेशनल मार्केट में बहुत डिमांड है। ये टोटल असर जो है वहाँ की संस्कृति की वजह कर है, तो संस्कृति की वजह कर ये असर जो होते हैं इनका भी इंटरनेशनल मार्केट में एक अहम रोल होता है। और सेकंड पॉइंट इज साइज ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या का आकार। Densely populated countries have large volume of trade at national level that have little exportable surplus due to huge domestic consumption. Thus, these countries are not very important with respect to international trade as the standard living of the people improves, more goods of better quality are imported and the trade increases. मतलब क्या है कि अधिक जनसंख्या और बहुत ज़्यादा घनत्व वाले जो देश हैं वहाँ आंतरिक व्यापार अधिक होता है, मतलब वो इंटरनेशनल नहीं करके नेशनल ट्रेड ज़्यादा करते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वहाँ कम हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि उस देश में निर्यात के लिए अतिरिक्त उत्पादन कम होता है, क्योंकि आबादी जब ज़्यादा रहेगी तो उनका यूज़ करने के लिए देश में ही इतने लोग रहेंगे कि चीज़ें बाहर जाने से पहले अपने देश में ही कंजम्पशन उनका पूरा हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि वो इंटरनेशनल ट्रेड मार्केट में उतरने से पहले नेशनल मार्केट में उनका जो होता है वो फुलफिल करने के लिए उन पे प्रेशर ज़्यादा रहता है। ऐसे देशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता है। जिन देशों में लोग उच्च गुणवत्ता वाले जीवन व्यतीत करते हैं, इनमें विभिन्न वस्तुओं की मांग बढ़ती है और व्यापार में भी वृद्धि होती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सटेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि विदेशी निवेश की सीमा। Most of the developing countries lack capital resources and depend on the foreign investment for their economic development. With foreign investment coming forward, these countries are able to set up industries and improve their agriculture and mining. The investing countries normally invest in those items which are required in their countries, and these create market for a variety of goods. This process increases the volume of trade between nations. विदेशी निवेश की सीमा में बहुत से विकासशील देशों में पूंजी के अभाव होता है और वे क्या करते हैं, देश विदेशों
के निवेशों पर निर्भर करते हैं। विदेशी निवेशों की सहायता से ये देश उद्योग स्थापित कर सकते हैं और कृषि तथा खनन में भी सुधार ला सकते हैं। साथ ही साथ निवेश करने वाले देश उन वस्तुओं में निवेश करते हैं जिनकी उन देशों में अधिक आवश्यकता होती है। इस प्रकार निवेश करने वाला देश में उन वस्तुओं के लिए बाजार विकसित होता है और व्यापार को बढ़ावा मिलता है। यानी कि जब दूसरे कंट्रीज़ की तरफ से हेल्प लेने लगते हैं तो फिर वो लोग जिस कंट्री को हेल्प कर रहे हैं वहाँ की जो चीज़ें हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जिनका महत्व बहुत ज़्यादा है और जिनकी ज़रूरत है उन देशों को, तो वो उस चीज़ों पर ज़्यादा निवेश करना पसंद करते हैं। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इस हेल्प हो जाता है पूंजी के वजह कर भी या निवेश की सीमा की वजह कर भी। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, यानी परिवहन तथा संचार का विकास। ट्रेड इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स विच रिक्वायर्स प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन. Land, water and air transport have helped international trade to a great extent. Heavy commodities like coal and iron ore, as well as light and perishable commodities like milk and milk products, meat, fruits and vegetables, etc., can be sent to all parts of the world by efficient means of transport. Countries with poor transport system have not been able to develop international trade. परिवहन तथा संचार का विकास के लिए व्यापार और वस्तुओं में आदान प्रदान होता है, जिसके लिए परिवहन को उचित व्यवस्था का होना बहुत ज़रूरी है। आधुनिक समय में जल, स्थल तथा वायु परिवहन के साधनों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला है। भारी वस्तुओं में जैसे लोहा, आयरन का ओर, कोयला तथा जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं में जैसे दूध हो गया, दूध से बने सामान हो गए, मांस हो गया और फल हो गए, वे विश्व के सभी भागों में पहुंचाए जाते हैं। जिन देशों में परिवहन की सुविधा अधिक सही नहीं है, अच्छी नहीं है, उन देशों में विदेशी व्यापार भी पिछड़ा हुआ है, क्योंकि जहां पर ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम होगा वहीं पर ये सारी चीज़ें क्या है जल्दी फास्ट पहुंचेंगी। अब जहाँ पर चीज़ें ट्रांसपोर्ट के लिए माध्यम ही नहीं है, जहाँ पर चीज़ें ही नहीं पहुंचेगी तो फिर वहाँ पर तो विदेशी या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तो बहुत पीछे रह जाएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार, बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स बहुत क्लियरली समझ में आ गए होंगे। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड थैंक यू।